कुछ दिन पहले पूर्व सीएम कमलनाथ भी दरबार में पहुंचे थे। विरोधी आरोप लगाते हैं कि बाबा अपने दरबार का सियासी इस्तेमाल होने दे रहे हैं। इस आरोप पर बाबा का क्या कहना है, टीवी 9 भारतवर्ष पर धीरेन्द्र शास्त्री की जुबानी सुनिए। कि दरबार में हमने देखा है बहुत सारे नेताओं का भी आना हो रहा है, बहुत सारे आपके फैन फॉलोइंग में जो है वो नेताओं की भी कतार बढ़ गई है। क्या आप ये बता पाएंगे कि मध्य प्रदेश में सरकार कौन बनाने जा रहा है इस बार चुनाव? राजनीति पर और राजनेता पर हमारा कोई कमेंट्स नहीं रहता है, न कभी हुआ। आपसे सब आते हैं जी, मुलाकात करने, साधु के पास अगर आशीर्वाद, अब आप भी तो आए, आप भी तो बात करने आए, मुलाकात जैसे वो आते हैं, हमें क्या दिक्कत है? आप आए तो आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, वो आशीर्वाद लेने आते हैं, गुरु के नाते मार्गदर्शन लेने आते, तो हम आपको इंटरव्यू दे रहे हैं, उनको आशीर्वाद और गुरु के नाते मार्गदर्शन देते हैं। नहीं तो वो पूछते नहीं है कि सरकार किसकी बनेगी, किस सीट पर किसको लड़ा है, मुख्यमंत्री बनूंगा कि नहीं बनूंगा, कहां से लड़ा के सरकार, क्या खाते हैं, कैसे सोते हैं, बेडरूम आपका कैसा है, इसकी चर्चा माइक पर ना की जाए तो बहुत अच्छा है। चलिए, लेकिन अपनी निजी है, निजी आस्था है, निजी विषय है, निजी प्रश्न है, सब कुछ हो सकता है, जीवन संबंधी हो सकता है, पूछते हैं, लेकिन सब कुछ पूछते हैं जो उन्हें लगता है कि ये प्रश्न करना चाहिए, जिसका समाधान उन्हें बालाजी से चाहिए, हम दे देते हैं। शास्त्री जी, ये सवाल हमने इसलिए पूछा क्योंकि इस देश में अमूमन जब जब नेता किसी इस तरीके के व्यक्ति के पास जाते हैं तो वो व्यक्ति किंग मेकर की भूमिका में आ जाता है कुछ वक्त बाद। आप तो नहीं आने वाले? इन सबसे हमारा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं, हमारा किंग मेकर बनने का कोई सपना भी नहीं है। हमारा सपना सनातनी बनने का है, था, रहेगा। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का है, था, रहेगा। राजनीति एक अलग विषय है, धर्म एक अलग विषय है, ये व्यास नीति है। राजनीति पत्नी है, धर्म पति है। तो देखिए किस तरह से राजनीति, राजनेताओं के सवाल पर बागेश्वर धाम के बाबा ने उत्तर दिया। हालांकि उन्होंने थोड़ा बहुत इसमें निजी कारणों का हवाला जरूर दिया। एक बार फिर से आपको हम बागेश्वर धाम ले चलेंगे। विपिन हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। विपिन, अंतिम तैयारियां दिख रही हैं, तस्वीरों को जरा दिखाइए, दर्शकों को बताइए मंच पर क्या चल रहा है, पंडालों में क्या चल रहा है, आखिरी क्षण में दूल्हे दुल्हन के मन में क्या चल रहा है। विपिन, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? बिल्कुल रवि, बिल्कुल। और ये पहली तस्वीर देखिए, एक साथ 125 जोड़ों की वो तस्वीर जिसके लिए इतना बड़ा आयोजन किया गया है, और ये तमाम जोड़े सजे धजे फुल ड्रेस में आपका कहें तो बिल्कुल शादी और विवाह के मंडप से उठकर आ गए हैं आशीर्वाद देने के लिए। और दूसरी तस्वीर मैं आपको मंच की तस्वीर दिखाऊंगा। मंच पर देखिए खुद समेत एसी और विदेशी मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में कार्यक्रम का बस इंतजार है। और चालू रूप से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संभव। विपिन, आपकी आवाज ठीक ढंग से नहीं आ पा रही, कोशिश करेंगे दोबारा आपसे कांटेक्ट करें। लेकिन मंच की तस्वीरें देखिए, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बैठे हुए हैं मंच पर और 125 जोड़े जिनका आज सामूहिक विवाह इस भव्य कार्यक्रम में किया जा रहा है वो भी नजर आ रहे हैं। मंच पर और भी लोग हैं और कहा यह जा रहा है कि थोड़ी ही देर में शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बागेश्वर धाम पहुंचेंगे। मेहमानों का भी रुख कर लेते हैं, मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नितिन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अभी हमने टीवी 9 भारतवर्ष का वो सवाल पूछा था थोड़ी देर पहले एक कार्यक्रम में धीरेन्द्र शास्त्री से कि क्या आपके मंच पर सियासतदान क्यों पहुंच रहे हैं, राजनेता क्यों पहुंच रहे हैं, इसके बारे में उन्होंने कुछ भी कहने से परहेज किया। लेकिन आपको लगता है कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को बचना चाहिए बागेश्वर धाम में जो सियासतदान हैं उनको बुलाने से या उस मंच पर उनको लाने से? बाबा की तरफ से सभी को खुला निमंत्रण है, लेकिन कुछ पार्टियों की मजबूरी है कि वो इस प्रकार के हिंदू शब्द से या हिंदुओं की रीति रिवाजों से जुड़े कार्यक्रमों में सिर्फ किसी तुष्टीकरण, किसी विशेष वर्ग को खुश करने के लिए या उनकी नाराजगी को ना झेलने की वजह से वो इस तरीके के कार्यक्रमों में आने से परहेज करते हैं। तो करते रहें परहेज, लेकिन आज समय आ गया है, हिंदुत्व की एक बयार बह रही है, आज हिंदू जाग उठा है। बाबा बागेश्वर धाम के माध्यम से सियासी आरोप लग जाते हैं बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर। क्या बोला आपने? जब मंच पर सियासतदान नजर आते हैं, राजनेता नजर आते हैं, तो फिर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर सियासी होने का आरोप भी लग जाता है। ये आरोप लगाने वाले वो लोग हैं जिनको डर है कि आज जो हिंदुत्व की बात करेगा वो सत्ता पे हासिल हो जाएगा, और वो आज तक सिर्फ हिंदुओं को हिस्से में, इसी चर्चा के हिस्से में उपमन्यु जी ने ये कहा था कि इसमें राजनीतिक निहितार्थ है, इसके पीछे मकसद राजनीति है। तो जरा बताइएगा उपमन्यु जी कि
इससे धीरेन्द्र शास्त्री को कितना फायदा होगा? अगर आप कह रहे हैं इसके पीछे राजनीतिक मंशा है, राजनीतिक मकसद है, तो इससे धीरेन्द्र शास्त्री को क्या फायदा होगा? अभी अभी आ गया कि वो उन्होंने 500 एकड़ की जमीन मांगी है अपने मठ के लिए, एक फायदा होगा। दूसरी बात कि भाई हम सनातन और हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए कहते हैं, लेकिन उसका तरीका नहीं मालूम है। सनातन संघ के हिंदू राष्ट्र, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। तरीका ये वो लोग बता रहे हैं जिन्होंने आज तक हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं करी है, परहेज करते आए हैं। हाँ बिल्कुल, एक एक करके बात कर। हिंदू राष्ट्र तभी बन सकता है जब चारों शंकराचार्य एक साथ बैठे हैं, 18 पीठाधीश, जितने 18 अखाड़े हैं उन सबको एक साथ किया जाए और एक साथ करके विधान सभा में अपनी अपनी और सीधे सीधे केंद्र सरकार में ये प्रभाव डाला जाए कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। आज ये एक पैटर्न है, एक तरीका है, ये तरीका नहीं है अपनी अपनी जगह पे कहना। आज अगर टाइगर रिजर्व एरिया बना रहे हैं तो क्या प्रभाव डालिए ये, लेकिन हिंदू राष्ट्र के लिए सबसे आगे मैं हूं कि अगर मैं छाती ठोक के कहता हूं मैं सनातनी हूं, हिंदू। आप कितना सिकोड़ेंगे? सिकोड़िए नहीं, फैलाइए। आज मत सिकोड़िए, आज एक जगह पे केंद्रित मत रहिए। एक सिंबल, एक राष्ट्र की एक तरीका है की बात है। हम अपनी मांग पढ़े लिखे हैं, आप योग्य हैं, आपको मालूम है। जगत गुरु इन बातों को बोलेगा, हिंदू नहीं जा सकता। आप पढ़े लिखे हैं, आप योग्य हैं, आपको मालूम है। हम अपने भारत सरकार हिंदू राष्ट्र कैसे बन सकती है? चलिए ठीक है, कैसे बन सकती है ये आपको मालूम है अच्छी तरीके से।